नोएडा में 4 स्कूल बनाए गए, 2 बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए और 2 लड़कों के लिए। उनकी आप व्यवस्था देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उसमें हॉस्टल, उसमें प्लेग्राउंड, उसमें ऑडिटोरियम, उसमें क्लासरूम अच्छे हों, उसमें टीचर्स के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल आदर्श है ना सर, तो 4 आदर्श स्कूल उन्होंने इसलिए बनाए। फिर बहन जी ने गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बनाया 515 एकड़ एरिया में 6000 करोड़ रुपए की लागत से। और ये देश में रिकॉर्ड है कि एक पूरा विश्वविद्यालय 4 साल में बनाकर क्या कर दिया गया, उसको चालू कर दिया गया। तो अगर देश की शासन सत्ता पे अगर बहुजनों के बहुजन रूल करेंगे या वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप इस देश को समझिए कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता उनके पास है। तो हम इस देश को इस जाति की बीमारी से और गरीबी की जो समस्या है इस बीमारी से भी क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं करना उसके लिए। कहा जाता है कि बहुजन समाज बहुत पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, बहुजन समाज के बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे, बल्कि उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज भी हुआ करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी इसका जीता जागता उदाहरण है। तो बहुजन समाज के लोग कैसे बने दलित शूद्र, वह बताएं। देखिए ऐसा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका जो वॉल्यूम नंबर 3 है, ठीक है, उसमें खासकर इतिहास की व्याख्या की है उन्होंने। और जो आपने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जिक्र किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसके बारे में विस्तार से बात की है। तो उन्होंने, जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि भारत का जो इतिहास है उसको 3 तरह से वर्गीकरण करते हैं, उसका 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं प्राचीन भारत हिंदू भारत है, और मध्यकालीन भारत इस्लामिक भारत है, और जो आधुनिक भारत है वो ब्रिटिश भारत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी असहमति जताई इस बात से। उन्होंने कहा कि एंशिएंट इंडिया वाज नॉट हिंदू इंडिया, रादर इट वाज बुद्धिस्ट इंडिया। तो बौद्धों का समय रहा, आपको पता है, बुद्ध हुए, उनके बाद मौर्य वंश आया, मौर्य वंश में सम्राट अशोक आए, उनके 10 राजा रहे, उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया। और उसके अलावा पूरा उत्तर भारत, पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें बुद्धिज़्म के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन हम देखते हैं उसका पतन भी हुआ। तो आपने कहा कि इसका जो पतन कैसे हुआ, कि जो बहुजन डिवाइड कैसे हुए, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 185 BC में जो 10वें सम्राट हैं मौर्य वंश के, वरदरथ मौर्य, उनके एक सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि उनका वध किया वरदरथ मौर्य का, और सत्ता को क्या किया, अपने हाथ में ले लिया। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो सामवेदी ब्राह्मण थे। और जब सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ली तो उन्होंने क्या किया, बदलना शुरू किया व्यवस्था को। उन्होंने एक व्यक्ति को एक संविधान लिखने का जिम्मा दिया गया, जिसको हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं आज, और उनका नाम सुमति भार्गव था। तो उन्होंने क्या किया, उस मनुस्मृति में इस तरह के नियमों की व्यवस्था की कि जो इस समाज, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उन पर 3 प्रतिबंध लगाए उन्होंने शुरू में। पहला कि शिक्षा से वंचित किया जाए उनको, दूसरा हथियार रखने से वंचित किया जाए, और तीसरा धन रखने से वंचित किया गया। अगर आप मनुस्मृति को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने इसका जिक्र किया है। और जिस समाज को शिक्षा से वंचित रखा जाए, हथियारों से मतलब अपनी सुरक्षा से वंचित रखा जाए, और धन से वंचित रखा जाए, वो समाज गुलाम होता है। और इसके साथ बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने एक और जिक्र किया। उन्होंने एक चैप्टर लिखा द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज़्म, और दूसरा चैप्टर है द ट्रम्प ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो उसमें उन्होंने चर्चा की है कि जब वरदरथ मौर्य की हत्या हुई तो उस समय 3 नियम प्रचलन में थे। पहला नियम प्रचलन में ये था कि ब्राह्मण राजा नहीं बनेगा कभी, ब्राह्मण राजद्रोह नहीं करेगा, और तीसरा ब्राह्मण कभी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने जब वरदरथ मौर्य की हत्या की तो इन समाज के बनाए हुए प्रचलन में नियमों का, तीनों ही नियमों का क्या किया, उन्होंने उल्लंघन किया। कि उन्होंने राजा के खिलाफ राजद्रोह भी किया, हथियार भी उठाया, और सत्ता को क्या किया, अपने हाथ में भी ले लिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि उस समय देश में सिविल वॉर की स्थिति थी, क्योंकि लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि समाज के जो प्रचलन में नियम है उन नियमों का क्या किया गया, उल्लंघन किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि उस समय के ब्राह्मणों ने एक बहुत साहसिक काम किया। उन्होंने कहा कि इन 3 नियमों को ही बदल दिया जाए। तो उन्होंने मनुस्मृति में इन 3 नियमों को क्या कर दिया, बदल दिया, बल्कि एक चौथा नियम और जोड़ दिया उसमें। तो उन्होंने लिखा है कि आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण राजा बन सकता है, आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण राजद्रोह कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण हथियार भी उठा सकता है। और चौथा नियम उन्होंने और जोड़ा,
आवश्यकता पड़ने पर वो नरसंहार भी करा सकते हैं। और आज हम देखते हैं जब जब उनकी सत्ता पर खतरा आता है तो सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और इस देश में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास है कि चुनाव से पहले, आम चुनाव जब भी होते हैं पिछले 70-75 साल की, हर आम चुनाव से पहले क्या होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और दंगे किए जाते हैं। इस दंगों का शिकार कौन होता है? इस दंगों का शिकार होता है बहुजन समाज के लोग, चाहे एससी ओबीसी से लड़ता है, ओबीसी एसटी से लड़ता है, या मुस्लिम से लड़ता है। और इस देश में 90% से ज़्यादा जो मुस्लिम बने हैं वो तो बहुजन समाज के लोग हैं। मैं नहीं कहता ऐसा, बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा विश्लेषण कहता है कि जो बुद्धिस्ट थे मेडिवल पीरियड में, जब बुद्धिज़्म का पतन हुआ तो बहुत सारे लोग क्या हुआ, इस्लाम की तरफ चले गए। तो इस देश के जो मनुवादी लोग हैं उनको इस बात का पता है कि इनको आपस में लड़ा के रखा जाए। आज भी ये पॉलिसी चल रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ता कौन है? ऊपर वाले 3 वर्ण के लोग तो लड़ते नहीं हैं, नीचे वाले वर्ण के लोग ही लड़ेंगे। अभी मुजफ्फरनगर में हुआ तो हुआ क्या, वो जाट और गुजरों के बीच में झगड़ा था। जाट कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं या गुजर कन्वर्टेड मुस्लिम है, या आज की डेट में जाट हिंदू हैं या गुजर हिंदू हैं, उनके बीच में झगड़ा हुआ, ये आंकड़े ये कहते हैं। या और जितने भी दंगे हुए तो उनमें नुकसान उन्हीं का होता है। 84 के दंगे हुए, सिख दंगे हुए तो उसमें सिख मारे गए। सिख भी कौन है? बहुजन समाज से निकले हुए ज़्यादातर लोग हैं, या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वाल्मीकि समुदाय के लोगों का इस्तेमाल किया गया। या गुजरात के दंगे हों तो ये व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था को जो मनुस्मृति के जो लिखे हुए नियम हैं उनको आज भी क्या करने की कोशिश करते, लागू करते हैं। लेकिन हमें बाबा साहब अम्बेडकर से ये सीख मिलती है कि हमें इस बात को समझना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। इसलिए जब जब बहुजन आंदोलन मजबूत हुआ है तो सांप्रदायिक दंगों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब उत्तर प्रदेश में 2007 से और 2012 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी बहन जी के नेतृत्व में, तो एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ बड़े स्तर पर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको इस बात का पता है, इल्म है, वो सीख इतिहास से मिलती है। बाबा साहब की शिष्य होने के नाते, बाबा साहब को अपना गुरु समझने के नाते उन्होंने इस बात पर क्या रखा, ध्यान रखा। तो ये हुआ कि जब मनुस्मृति बनी तो उसके बाद जो वर्ण हैं वो वर्ण जातियों में टूटने शुरू हुए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम नंबर 3 में लिखा है कि मनुस्मृति ने 7 सामाजिक बुराइयों को क्या किया, जन्म दिया इस देश में। कि जो इस देश की प्रगतिशील और मानवतावादी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको क्या किया, उन्होंने स्टैटिक कर दिया। जो मोबाइल का सामाजिक व्यवस्था है उसको स्टैटिक किया। फिर वर्णों को जातियों में तोड़ना शुरू किया। फिर उनमें आपस में द्वेष क्या करना शुरू किया, पैदा करना शुरू किया। और मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग का क्या किया, दर्जा दिया। और उसके बाद फिर जो वर्ण है ये जातियों में क्या होने लगा, विभाजन होने लगा। और उनके बीच में लगातार वैमनस्य बढ़ाने की जो ट्रिक हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको ये समुदाय क्या करता है, आज तक अपनाता है। इसलिए समाज के अंदर इतना द्वेष, इतना भेदभाव, इतना अन्याय, अत्याचार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर या हमारे महापुरुषों की सीख ये कहती है कि इसको दूर करने के लिए हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ी औषधि है ये, कि जो बीमारी इस देश के समाज को लगी है उस बीमारी को दूर करने की सबसे बड़ी औषधि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं। आधुनिक भारत में कहें या महात्मा फूले के या साहू महाराज के या कांशीराम जी जिन्होंने किया है कि इस देश को बर्बाद होने से, विनाश होने से अगर बचाना है तो इनके बीच में जो द्वेष है उस द्वेष को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और उसको हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम इस देश के इतिहास को, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को, इस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को, इस देश की धार्मिक व्यवस्थाओं को ठीक से समझते हैं और उस पर काम करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने काम किया है उसका असर हमें दिखाई देता है आज, ठीक है। और जितना काम होगा इस देश में भाईचारा, इस देश में प्रेम, इस देश की उन्नति, प्रगति क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये व्यवस्था आई तो इसका निराकरण भी है संविधान में, इसलिए प्रावधान किया गया है। जो जाति व्यवस्था है उसका निराकरण करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। आप देखिए, एक तरफ आप जाति के व्यवस्था को रखिए और एक तरफ मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को रखिए, आपको अपोजिट मिलते हैं एक दूसरे से। उनका समाधान है एक तरीके से, जो जाति व्यवस्था की जो बुराइयां हैं उसका समाधान मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकारों को सही मायने में, उनकी सही स्पिरिट में लागू किया जाए तो जाति व्यवस्था खत्म होती है। दूसरा, गरीबी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है।
अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, चाहे वो आर्टिकल 38 है या 39 है या दूसरे उसके अनुच्छेद हैं, उनको अगर सरकारें सही स्पिरिट से लागू करें तो हम इस देश से गरीबी को भी क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हम इस देश में एक से एक बढ़िया, जो नालंदा और विक्रमशिला का आपने जिक्र किया है, उससे भी उच्च स्तर के विश्वविद्यालय हम स्थापित कर सकते हैं। उससे भी उच्च स्तर के वैज्ञानिक, साहित्यकार, कवि, आर्टिस्ट, नीतियाँ बनाने वाले स्टेट्समैन हम पैदा कर सकते हैं। अगर हम उस व्यवस्था पे ठीक से चलें तो और हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। सही मायने में कहते हैं कि ये देश विश्व गुरु है। विश्व गुरु तो ये बुद्ध के मानने वाले जो राजा थे उनके समय में था। उन्होंने बहुत रोशनी दी, दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे, लेकिन आज हम बाहर जाते पढ़ने के लिए। अगर उनके विचारों पे चलेंगे तो फिर हम ऐसे विद्यालय, विश्वविद्यालय, ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल स्थापित कर सकते हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि नोएडा में 4 स्कूल बनाए गए, 2 बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, और 2 लड़कों के लिए। उनकी आप व्यवस्था देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उसमें हॉस्टल, उसमें प्लेग्राउंड, उसमें ऑडिटोरियम, उसमें क्लासरूम अच्छे हों, उसमें टीचर्स के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल आदर्श है ना सर, तो 4 आदर्श स्कूल उन्होंने इसलिए बनाए। फिर बहन जी ने गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बनाया 515 एकड़ एरिया में 6000 करोड़ रुपए की लागत से। और ये देश में रिकॉर्ड है कि एक पूरा विश्वविद्यालय 4 साल में बनाकर क्या कर दिया गया, उसको चालू कर दिया गया। तो अगर देश की शासन सत्ता पे अगर बहुजनों के बहुजन रूल करेंगे या वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप इस देश को समझिए कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता उनके पास है। तो हम इस देश को इस जाति की बीमारी से और गरीबी की जो समस्या है, इस बीमारी से भी क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।